स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लैटराइट पठार नहीं पाया जाता है? विकल्प ए विंध्य, विकल्प बी राजमहल पहाड़ियाँ, विकल्प सी सतपुड़ा, विकल्प डी अरावली पर्वतमाला। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। लैटराइट पठार भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों, सतपुड़ा, विंध्य और मालवा पठार में पाया जाता है। इसका निर्माण लैटराइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जहां आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र अपक्षय और निक्षालन के कारण घुलनशील खनिज निकल जाते हैं तथा पीछे लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाते हैं। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। रबड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के पॉलीमर से बना होता है। दूसरा, यह अमेज़न वर्षावन का मूल वृक्ष है और एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो 20 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच लगातार उच्च तापमान में पनपता है, जिसका औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, रबर बोर्ड देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए रबड़ अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। रबड़ एक लोचदार पदार्थ है जो बाह्य दबाव के प्रभाव पर विकृत हो जाता है, लेकिन दबाव हटा लेने पर शीघ्र ही अपने मूल आकार में आ जाता है। यह प्राकृतिक या सिंथेटिक हो सकता है और अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के पॉलीमर से बना होता है। अतः कथन एक सही है। रबड़ जो अमेज़न वर्षावन का मूल वृक्ष है, एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो 20 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच लगातार उच्च तापमान में पनपता है, जिसका मासिक औसत 27 डिग्री सेल्सियस है। अतः कथन 2 सही है। रबर बोर्ड देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए रबड़ अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन 3 सही है। कांध जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांध जनजाति द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं, मुख्यतः कुई और कुवी। दूसरा, कुटिया कांध में डोंगरिया कांध कांध जनजाति के उप समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। कांध जनजाति ओडिशा की सभी 62 जनजातियों में संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक है, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातीय आबादी का 17.13% है। वे कुई या कुवी द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं, जो स्वयं को द्रविड़ मूल की कुई या कुवी भाषाओं में कुई लोको, कुई एंजू या कुइंगा कहते हैं। अतः कथन एक सही है। कांध समुदायों में कुटिया कांध और डोंगरिया कांध को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अतः कथन 2 सही है। पीवीटीजी अनुसूचित जनजातियों का एक अधिक असुरक्षित उपसमूह है। भारत में 75 पीवीटीजी हैं, जिनमें सबसे अधिक ओडिशा में 13 हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्पीति घाटी में स्थित भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। दूसरा, यह लद्दाख किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, मलंग नाला, कब्जिमा नाला और चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। तीसरा, यहाँ हिम तेंदुओं की उच्च घनत्व और अन्य प्रमुख जीवों में तिब्बती भेड़िया, नीली भेड़ तथा तिब्बती अर्गाली शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? विकल्प ए सारपचू संरक्षण रिजर्व, विकल्प बी किश्तवाड़ ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान, या विकल्प डी चैल अभयारण्य। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए सारपचू संरक्षण रिजर्व। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। क्षेत्रफल 1585 वर्ग किलोमीटर, जो स्पीति घाटी में स्थित है। यह राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व है, जो दरलांग घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और शिल्ली रिजर्व के साथ जुड़ता है। यह उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य एवं मलांग नाला, दक्षिण में कब्जिमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र हिम तेंदुए यानी पहाड़ों का भूत की उच्च घनता के लिए जाना जाता है और अन्य प्रमुख जीवों में तिब्बती भेड़िया,
नरल यानी नीली भेड़, हिमालयन आइबेक्स, कियांग जंगली गधा और तिब्बती अर्गाली शामिल है, अतः विकल्प ए सही है। याला ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह भारत का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। साथ ही यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगाई गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। याला ग्लेशियर नेपाल की लांगटांग घाटी में हिंदुकुश पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, अतः कथन एक सही है। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत यानी डेड ग्लेशियर घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक से अब तक इसका 66% हिस्सा कम हो चुका है। यह एशिया का पहला ग्लेशियर है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगी हुई है, जिस पर अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बती भाषाओं में संदेश लिखे हुए हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। दूसरा, नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद भारत यूएनपीके में सैन्य योगदान देने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी यूएनपीके। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से तात्पर्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने में मदद करने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है। पहला यूएनपीके मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी यूएनटीएसओ मई 1948 में सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टीम के साथ इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी हेतु स्थापित किया गया था, अतः कथन एक सही है। यूएनपीके के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है, अतः कथन दो सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तब होता है जब कोई फर्म या व्यक्ति किसी अन्य देश में स्थित व्यावसायिक हितों में सीधे निवेश करता है। दूसरा, इसमें कंपनी में प्रत्यक्ष नियंत्रण और निवेश शामिल होता है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई में विदेशी निवेशक केवल स्टॉक्स या बॉन्ड खरीदता है, लेकिन व्यवसाय पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तीसरा, भारत में एफडीआई विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत शासित होता है और इसका संचालन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। एफडीआई तब होता है जब कोई विदेशी फर्म या व्यक्ति किसी अन्य देश की कंपनी में सीधे निवेश करता है, अतः कथन एक सही है। यह प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ होता है, जबकि एफपीआई में केवल वित्तीय संपत्तियों की खरीद होती है, न कि कंपनी पर नियंत्रण, अतः कथन दो सही है। भारत में एफडीआई फेमा 1999 के अंतर्गत आता है और इसका प्रशासन डीपीआईआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत करता है, अतः कथन तीन सही है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पैंटानल आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? विकल्प ए कांगो बेसिन, विकल्प बी अमेजन बेसिन, विकल्प सी ला प्लाटा बेसिन, विकल्प डी मिसिसिपी नदी बेसिन। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। पैंटानल आर्द्र भूमि विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी ब्राजील में स्थित है, लेकिन बोलीविया और पैराग्वे में भी विस्तृत है। यह ला प्लाटा नदी बेसिन के भीतर स्थित है और अपनी विशाल जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें जगुआर, कैपिबारा और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। यह जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में यह रिकॉर्ड स्तर पर वनाग्नि, सूखा, जलवायु परिवर्तन और कृषि अतिक्रमण के प्रभाव के कारण समाचारों में रहा है, अतः विकल्प सी सही है। सृजन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा,
पोर्टल एक लेन देन संबंधी ऑनलाइन मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म है। तीसरा, यह पोर्टल रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? यह है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। सृजन पोर्टल आत्मनिर्भर भारत घोषणा के अनुसरण में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अवसर के रूप में सृजन पोर्टल विकसित किया है। तक कथन एक सही नहीं है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण के प्रयासों में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना है। अतः कथन 3 सही है। पोर्टल एक गैर लेन देन ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म है। अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जेरोफाइट्स अनुकूल का उदाहरण है? विकल्प ए लंबी चौड़ी पत्तियां, विकल्प बी गहरी जड़ प्रणाली, विकल्प सी पतले लचीले तने, विकल्प डी पत्तियों में जल की उच्च मात्रा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जेरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कम जल की उपलब्धता के साथ शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। इन पौधों में जल को संरक्षित करने और अत्यधिक गर्मी को झेलने के लिए विशेष संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताएं होती हैं। जेरोफाइट्स रेगिस्तानी पौधे, इनकी जड़ें भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए गहरी होती हैं। अतः विकल्प बी सही है। मिथिला मखाना को निम्नलिखित में से किस वर्ष भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ? विकल्प ए 2021, विकल्प बी 2022, विकल्प सी 2023 या विकल्प डी 2024। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ, जिसमें बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में 80% का योगदान देता है। मखाना में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, विकल्प बी वियना ऑस्ट्रिया, विकल्प सी पेरिस फ्रांस या विकल्प डी लॉजिन स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।